evening to everyone. Okay, so today the topic which I'm going to take is acid, base and salt. तो ये जो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें एक एक रिएक्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, उसको बैलेंस करके उसका फॉर्मूला कैसे आया क्या आया, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। हमें बस देखना है कि एसिड और बेस जो है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, और वो बाकी सभी चीजों से, जैसे मेटल हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, ये सब चीजों से रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एसिड और बेस, ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि एसिड और बेस होता क्या है। सो एसिड जो होता है, जनरली जनरली एसिड का जो टेस्ट होता है, टेस्ट सार, एसिड का टेस्ट सार होता है। एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ही लिया गया है, जिस लैटिन वर्ड है एसेर, इसको इसका मीनिंग ही सार होता है। सो जनरली जो एसिड है, नेचर में जो एसिड अकर करते हैं, दे यूजुअली टेस्ट सार। तो नेचर में नेचुरली कौन कौन सा एसिड अकर करता है, तो जितने भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट है, लेमन हो गया, लाइम, ऑरेंज, जितने फ्रूट सिट्रस फैमिली में आते हैं उन सभी में एसिड होता है। ये नेचुरली अकरिंग एसिड होता है। इस एसिड का नाम कोई बताएगा मुझे? ये हमने बायो में कवर किया था। सिट्रस फ्रूट खाने से हमें कौन सा एसिड मिलता है? साइट्रिक एसिड। अच्छा, और एक और एसिड होता है जो हमें विटामिन सी से भी मिलता है, जो विटामिन सी लेमन वगैरह में होता है। सिट्रस फैमिली में विटामिन सी का बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। विटामिन सी कौन सा एसिड है? किसी को नाम याद है विटामिन सी का? साइट्रिक एसिड के अलावा एक और एसिड मिलता है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। नहीं, एसिटिक एसिड वेनेगर होगा शुभम। एसिटिक एसिड जो है वो वेनेगर होता है। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का। यस श्रुति, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड भी साइट्रस फैमिली में बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है कंपेयर टू ऑल द अदर फूड। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें साइट्रस फैमिली का फ्रूट्स खाना चाहिए अगर हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो, क्योंकि उसमें विटामिन सी का अमाउंट ज्यादा होगा। विटामिन सी एक एसिड है जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम साइट्रस फैमिली के फ्रूट वी हैव टैमरिंड, इमली जिसको हम बोलते हैं। देन वी हैव कर्ड। कर्ड भी एक एसिडिक है, एसिडिक सब्सटेंस है। एंड व्हाट अबाउट मिल्क? मिल्क एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, या फिर वो न्यूट्रल होगा? किसी को पता है? यस सत्यम, मिल्क बेसिक नहीं होगा, मिल्क स्लाइटली एसिडिक होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन शुगर होता है। लैक्टिक एसिड भी होता है और साथ में लैक्टोज भी शुगर होता है। ये जो दो चीज होती है ये इसको स्लाइटली एसिडिक नेचर देगी। बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के बराबर होगा। यस सत्यम, टार्टरिक एसिड जो है वो टैमरिंड में प्रेजेंट होता है। ये सभी नेचुरली अकरिंग एसिड्स के नाम है जो हम अभी ले रहे हैं। साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक, टार्टरिक एसिड, ये नेचुरली अकर होते हैं। मूविंग ऑन, अभी एसिड के लिए हम बहुत सिंपल सा डेफिनेशन देख रहे हैं। ये जो अभी हमने यहाँ पे देखा, हम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ये सब में अभी नहीं जाएंगे। मूविंग ऑन, बेसिस। बेसिस जो होता है जनरली उसका टेस्ट जो होगा वो बिटर होगा, कड़वा होगा टेस्ट में। और बेसिस जो है उनका जो टेक्सचर होगा वो सोपी होगा। अगर हमारे हाथ में बेस गिर जाता है, बेस का सॉल्यूशन, तो हमारा हैंड सोपी हो जाएगा। तो बेस के ये दो प्रॉपर्टी है जिससे बेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो बिटर टेस्ट हो गया, दूसरा सोपी नेचर हो गया। जो ऐसे नेचुरली सब्सटेंस होते हैं जिनका नेचर बिटर होता है और सोपी होता है, जनरली हम उसको बेसिक बोलते हैं। बेसिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल बेकिंग सोडा आ जाएगा। बेकिंग सोडा हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा भी बेसिक बेसिक कंपाउंड है। सोप है, लाइम वाटर है। लाइम वाटर CaO आएगा फॉर्मूला उसका।
तो ये एसिड था और बेस था, इसके बीच में हमने डिफरेंसेस देखे, एक सार होता है, दूसरा बिटर होता है। ये जो सार एंड बिटर है, ये नेचुरली अकरिंग एसिड के लिए काफी एसिड और बेसिस के लिए काफी अच्छा डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है। लेकिन अब जो है हम थोड़ा डीप केमिस्ट्री में जाएंगे। सिर्फ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ही तो नहीं होते हैं जो एसिड और बेस होते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो एसिड और बेस हो सकते हैं। तो इन केमिकल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है या फिर बेस है? हम उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते, टेस्ट करना सही नहीं होगा केमिकल को, बहुत सारे हार्मफुल भी होंगे हमारे लिए। तो एसिड और बेस को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉपर्टी, उनका टेस्ट और उनका टेक्सचर के अलावा? तो ये डिटरमाइन करने के लिए हम एक केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर, इसका नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? तो हमारा जो सैंपल है वो एसिड है या फिर वो बेस है, ये हमें पता चल जाएगा इंडिकेटर से। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन हमें इंडिकेटर से मिल सकता है? यस सत्यम, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो इंडिकेटर जो है, इससे हमें क्या क्या चीजें पता चल सकती है? पहले तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सैंपल एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है। और एट द मोस्ट एक इंडिकेटर हमें रेंज बता सकता है। हमने पीएच के बारे में सुना होगा, जो कि अब अभी हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में। पीएच का जो रेंज है हमें वो पता चल सकता है। ओके, सो पीएच का जो रेंज है हमें वो पता चलेगा, हमें एग्जैक्ट पीएच की वैल्यू इंडिकेटर से नहीं पता चलेगी। ओके, सो इंडिकेटर एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस है जिसको यूज करके हम बता सकते हैं हमारा सैंपल एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर बोलते हैं। अब इंडिकेटर कैसे बताएगा कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है? तो यूजुअली वो कलर चेंज करके बताता है। अगर हम इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में डालेंगे तो अकॉर्डिंगली उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इंडिकेटर जो है वो फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। तो पहला कैटेगरी है नेचुरल इंडिकेटर्स का। नेचुरल इंडिकेटर में जो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है वो आ जाएंगे। ये नेचर में अकर करते हैं, हमें कुछ मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं, हम इनको लेंगे और हम सैंपल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और हम कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा नेचर क्या है। यस तनु, एग्जैक्टली, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, ये सभी नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल। सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो होता है केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं और फिर यूज करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम सुनते हैं एक डीप वॉयलेट कलर का लिक्विड होता है, हमने स्कूल में देखा होगा, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जिसके बॉटल में एक रेनबो के जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बने हुए रहते हैं, वो इंडिकेट करने के लिए कि कलर कौन सा पीएच रेंज दिखाएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। उसके अलावा कॉमन एग्जाम्पल फिनोल्फथेलिन है, जो कि 11th में यूज किया जाता है बहुत सारे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एक और आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। अभी तीसरा जो कैटेगरी है ये है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री वर्ड किस चीज को इंडिकेट करता है, कोई बता सकता है? ऑल फैक्ट्री, अगर हम वर्ड ऑल फैक्ट्री कहीं देख रहे हैं तो हम किस चीज से एसोसिएट करेंगे उसे? नोज से, करेक्ट, स्मेल से। सो ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल। ऑल फैक्ट्री को हम अगर ये वर्ड हम देखेंगे तो उसे हम जल्दी से स्मेल से एसोसिएट कर लेंगे। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ऐसे टाइप के इंडिकेटर होते हैं जो अपना ओडर चेंज कर देते हैं। जब वो एसिड या फिर बेस के प्रेजेंस में आएंगे तो वो अपना स्मेल को चेंज कर देंगे। ऐसे इंडिकेटर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आ जाएंगे। तो अभी हम ये 3 इंडिकेटर है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है टर्मरिक, हल्दी जो है नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। लिटमस, सिंथेटिक का मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन है। ऑल फैक्ट्री का एग्जाम्पल इज ओनियन। ओनियन के अलावा क्लोव जो होगा वो भी आ जाएगा, या फिर वनीला। वनीला एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो भी एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं एक तरह के, जो हमें ब्रॉडली बता देंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके,
हमने ये लिटमस जो है ये हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, ये एक प्लांट से ऑब्टेन होता है, मतलब एक प्लांट तो नहीं है पर उसे हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट में। मैंने बताया था लिटमस जिस चीज से हमें मिलता है वो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है। किसी को याद है वो कौन से दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे? पहले तो मुझे बता दो। या लाइकेन, शुभम वर्मा, राइट, इट इज लाइकेन। लाइकेन अभी क्या है? लाइकेन प्लांट है एग्जैक्टली या फिर वो कुछ और है? क्लासिफाई तो हम लाइकेन को प्लांट में ही कर देते हैं। ओके, मॉस। मॉस भी एक तरह का प्लांट होता है, लेकिन लाइकेन मैंने बायोलॉजी में एक्सप्लेन किया था। ओके ओके एवरीवन, लाइकेन जो होता है, करेक्ट, एल्गे प्लस फंगाई। लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक होता है एल्गे और दूसरा पार्टनर होता है फंगाई। फंगाई और एल्गे दोनों साथ में आते हैं और एक साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो फंगाई प्लस एल्गे का रिलेशनशिप होता है, जो लोग साथ में एसोसिएट हो जाते हैं, उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि वो लोग दोनों सेपरेटली नहीं रह पाएंगे, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा, वो जो स्पीशीज होती है फंगाई और एल्गे की। तो इनका एसोसिएशन को हम एक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो लाइकेन होता है। लाइकेन को हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट में, पर रियलिटी में लाइकेन दो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक तो एल्गे होता है और दूसरा फंगाई, वो दोनों साथ में रहते हैं। एल्गे का काम होता है लाइकेन में फोटोसिंथेसिस करना, वेरस फंगाई का काम होता है लाइकेन को प्रोटेक्ट करना और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। तो ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। इसी लाइकेन से हमें लिटमस मिलता है। लाइकेन का एक पर्टिकुलर स्पीशीज होता है जो नीदरलैंड्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसी स्पीशीज से हम लिटमस पेपर बनाते हैं। ओके, तो लिटमस पेपर, लिटमस जो है जो लाइकेन से हमें मिलता है वो एक नेचुरल डाई है। कॉमनली हम यूज करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका जो ओरिजिनल कलर होता है। लाइकेन से जो हम लिटमस पेपर बनाते हैं या फिर जो सॉल्यूशन बनाते हैं लिटमस का, उसका कलर होता है पर्पल। पर्पल कलर में होगा, शेड जरा पर्पलिश होता है अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करके बना रहे हैं तो। जब हम इस सॉल्यूशन को एसिड में इंट्रोड्यूस करते हैं, एक बात ध्यान में रखो, जब लिटमस को एसिड में डालेंगे तो वो रेड होगा, और जब लिटमस बेस में जाएगा तो लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अभी लिटमस पेपर के भी फॉर्म में आता है। हम स्कूल में देखते होंगे दो डिफरेंट टाइप के पेपर होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। अब जब हम रेड लिटमस पेपर को एसिड, एक सोल्यूशन है मेरे पास विनेगर का जो कि एसिड होता है, अगर मैं इसमें रेड लिटमस पेपर डिप करूंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? लिटमस पेपर का कलर क्या होगा? रेड ही रहेगा या फिर वो चेंज हो जाएगा? रेड रहेगा। और रेड लिटमस पेपर को अगर मैं बेस में डालूंगी तो मुझे कौन सा कलर मिलेगा? ब्लू हो जाएगा। सो रेड लिटमस पेपर बेस में जाके ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर को बेस में इंट्रोड्यूस किया तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा, वो ब्लू ही रहेगा। ओके, सो लिटमस जो है वो सॉल्यूशन के भी फॉर्म में मिलता है, पर्पल सॉल्यूशन, और पेपर के भी फॉर्म में मिलता है। ये रहा लाइकेन, ये प्लांट है, फंगाई प्लस एल्गे का एसोसिएशन लाइकेन। और यहाँ पे लिटमस पेपर का फोटो दिया हुआ है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर का। यहाँ पे रिजल्ट बताया गया है, रेड लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो हमें कोई चेंज नहीं नजर आएगा लिटमस पेपर के कलर में। वेराज अगर हम एल्कलाई जो होता है, एल्कलाई बेस को बोलते हैं, सो अगर हम बेस में डालेंगे तो रेड चेंज हो जाएगा ब्लू में, उसका ऑपोजिट होगा ब्लू के साथ। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो फिर वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेराज एल्कलाई में ब्लू ब्लू ही रहेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? लिटमस पेपर, लिटमस कहाँ से आया, लाइकन का ओरिजिन क्या है, ये सब सबको समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम लाइकन लिटमस,
और बाकी के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अदर नेचुरल इंडिकेटर। दो हम लिटमस पेपर को वाइडली यूज करते हैं, इन सभी चीजों को भी यूज किया जा सकता है। टर्मरिक हल्दी हो गया, फ्लावर्स के पेटल होते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, उसमें रोज भी आ जाता है, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम। रेड कैबेज जो होता है वो भी एक बहुत अच्छा नेचुरल इंडिकेटर है, और चाइना रोज पेटल्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर जैसा कि मैंने बताया था, सिंथेटिक इंडिकेटर केमिकल प्रोसेस से लैब में क्रिएट किया जाता है, ये केमिकल्स होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं, और इसे हम सिंथेसाइज कर रहे हैं लैब में, इसीलिए हम इसको सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट में, हम नेचुरल इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं। सो कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथेलिन है, इनके स्ट्रक्चर हमें नहीं देखना है, हमें बस इनका नाम याद होना चाहिए। अब यहाँ पे फिनोल्फथेलिन को अगर हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो क्या चेंजेस हमें देखने मिलेगा। पहले तो न्यूट्रल में अगर हम फिनोल्फथेलिन डालेंगे, फिनोल्फथेलिन खुद भी कलरलेस होता है, उसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई कलर चेंज हमें नहीं ऑब्जर्व हम करेंगे, वो जो फिनोल्फथेलिन का ओरिजिनल कलर था वही रहेगा। एसिडिक पीएच, पीएच जो होता है सभी को पता है, पीएच का जो स्केल होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 to 14 तक का स्केल होता है। ये आगे आने वाला है लेकिन फिर भी यहाँ पे मेंशन्ड है, इसीलिए मैं अभी बता दे रही हूँ। 0 से 14 तक का एक स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल क्या करता है, ये हमें एसिडिटी और बेसिसिटी मेजर करके बता देगा। यस श्रुति, 0 to 7 जो नंबर होता है वो होता है एसिड के लिए, 7 के अबव जो नंबर होता है फ्रॉम 7 to 14 ये होता है बेसिक पीएच, और जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल। करेक्ट। तो जब हम फिनोल्फथेलिन को न्यूट्रल और एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, ऐसे सॉल्यूशन जो न्यूट्रल है एसिडिक है उनमें कलर चेंज हमें नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे फिनोल्फथेलिन को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं एक ड्रॉप, हमें सॉल्यूशन पिंक टर्न करता हुआ नजर आएगा, और जितना ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन उतना ब्राइट पिंक कलर हमें दिखेगा। फिनोल्फथेलिन यूजुअली अबव 8.3 जो पीएच होता है उसके अबव कलर दिखाता है, कलर चेंज करता है। जैसे पीएच 8.3 हो जाएगा फिनोल्फथेलिन पिंक कलर का हो जाएगा उसी इंस्टेंट में। तो सभी को समझ में आया, फिनोल्फथेलिन जो है वो बेसिक कलर में पिंक होता है, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है फिनोल्फथेलिन, इसीलिए इसका नाम याद रखना। मूविंग ऑन, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अभी मिथाइल ऑरेंज जो है वो न्यूट्रल और बेस में अपना कलर रिटेन करेगा, जो उसका कलर होता है येलोइश कलर होगा वो मेंटेन करेगा। वेराज जैसे ही पीएच 6 के बिलो चला जाएगा, एसिडिक पीएच आ जाएगा, ये अपना कलर रेडिश ऑरेंज में चेंज कर देगा। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड इंडिकेटर है। ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर एग्जाम्पल है, सिंथेटिक इंडिकेटर के ये दोनों केमिकल्स एग्जाम्पल है, फिनोल्फथेलिन और मिथाइल ऑरेंज। एक बेस में कलर चेंज दिखाएगा और एक एसिड में कलर चेंज दिखाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, इसके अलावा कोई और सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम अगर जानना हो तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर हम बोल सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर वैरायटी ऑफ कलर दिखाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट एंडिंग टू येलो, जितने भी बीच के कलर होते हैं ग्रीन, ब्लू सब आ जाएंगे उसमें, वो डिपेंड करेगा, वो स्केल हम देखेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा और कोई सिंथेटिक इंडिकेटर, उसमें हम मिथाइल रेड एक और होता है, ये मिथाइल ऑरेंज था, एक एग्जाम्पल मिथाइल रेड का हम ले सकते हैं, दूसरा मिथिलीन ब्लू है, ये सभी सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स है। मूविंग ऑन टू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना ओडर चेंज कर देंगे जब हम उन्हें एक्सपोज करेंगे एसिड या फिर बेसिक सब्सटेंस से। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव्स। इसमें एग्जाम्पल्स बस ध्यान में रखो।
क्या होता है, ओनियन का जो शार्प स्मेल होता है वो एसिडिक मीडियम में मेंटेन रहेगा, वो जाएगा नहीं। वेरएज जैसे ही ओनियन बेसिक मीडियम पे अगर हम ओनियन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका जो शार्प स्मेल होता है वो चला जाएगा। वैसे ही वनीला में भी होता है। तो ये 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, अभी एक कॉन्सेप्ट है एसिड रेन का, जो हम सुनते हैं जब हम पढ़ते हैं इकोलॉजी वगैरह, हम बहुत बार सुनते हैं एसिड रेन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, कितने सारे स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ को कितना प्रॉब्लम होता है। तो ये एसिड रेन एक्चुअली होता क्या है? तो इसके नाम से पता चल रहा है ये एसिड रेन, इसका मतलब ये रेन है जिसकी एसिडिटी जो होगी ज्यादा होगी। अभी जो हमारा नेचुरली जो नॉन एसिड रेन होता है, जो हमारा रेन होता है, उसका पीएच कितना होगा, या फिर उसका नेचर हम क्या बोलेंगे, वो बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर एसिडिक होगा? एनीवन? जो रेन वाटर होता है, ओके आलम, न्यूट्रल। वंस अगेन रेन जो हमारा यूजुअली हमें मिलता है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, न्यूट्रल एग्जैक्टली नहीं मिलेगा हमें। न्यूट्रल जो होता है उसका पीएच 7 होगा, वो प्योर वाटर का पीएच हम बता रहे हैं, न्यूट्रल पीएच। एसिड सॉरी, जो रेन होता है हमारा रेगुलर रेन, उस वो प्योर वाटर का नहीं होता, उसमें हमेशा कुछ इम्प्योरिटीज होती है। यह श्रुति, ये जो रेंज 5 to 5.5 आप बता रही है, एसिड रेन का रेंज है। नॉर्मल रेन का रेंज जो होता है वो 6 के आसपास आ जाएगा, उतना एग्जैक्ट वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, बस हमें रेंज देखना है। तो अब एसिड रेन में क्या होगा, जो हमारा स्लाइटली एसिडिक रेन वाटर है जो रेगुलरली हमें मिलता है, उससे ज्यादा एसिडिक रहेगा रेन वाटर, तो वो एसिड रेन कहलाएगा। अभी पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक से भी कम हो जाएगा, जैसे कि श्रुति ने बताया अराउंड 5.5 उसका रेंज रहेगा, 5.5 to 6 ये एसिड रेन का रेंज हो जाएगा। तो जब रेन वाटर की एसिडिटी बढ़ जाएगी, ऐसा एसिडिक वाटर हमें मिलेगा और वाटर बॉडीज में नेचुरली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, जो सेंसिटिव होती है पीएच, मरीन लाइफ जो होती है या फिर एक्वेटिक लाइफ होती है, वो काफी पीएच सेंसिटिव होती है। उनके पीएच में जरा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके वजह से एक्वेटिक लाइफ तो डिस्ट्रॉय होता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम बनाते हैं, यस आस्तिक, आपने हैंड रेस किया, आपको कुछ पूछना है क्या? Please type in the chat box. If you want to ask anything, please type it in the chat box. Okay. So एसिड रेन से एक और नुकसान होता है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं मेटल के या फिर आयरन के, बिल्डिंग में हम आयरन वगैरह यूज करते हैं, वो जल्दी कोरोड हो जाएगा, जो भी मेटल हम यूज करेंगे। ओके फाइन, इट्स फाइन। तो जो भी हमारा मेटालिक स्ट्रक्चर्स होता है, स्टैच्यू, ब्रिजेस, बिल्डिंग, ये सब जल्दी कोरोड होगा, इसका कोरोजन का रेट बढ़ जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमंस के केस में जिनका स्किन सेंसिटिव होता है, जिनकी आइज सेंसिटिव होती है, एसिड रेन उन्हें तकलीफ देगा। तो अब ये जो रेन है हमारा रेगुलर रेन, इसकी एसिडिटी बढ़ कैसे गई, ये कैसे हुआ? तो ये इसके लिए एक इमेज है। हाँ, ये हमारा ही किया हुआ काम है। हम जो इंडस्ट्रीज वगैरह चलाते हैं, जो हमारे व्हीकल से एमिशन होता है, उसमें मेजॉरिटी ये 3 गैस एसिड रेन की ओर कंट्रीब्यूट करेंगे, SO2, NO2 और CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो 3 है गैसेस, ये पोल्यूशन से निकलेगा, जो भी हम वेस्ट एयर पोल्यूशन करते हैं उससे निकल जाएगा, और ये जाएगा कहाँ? ऊपर चला जाएगा। ऊपर अर्थ के तो बाहर नहीं जाने वाला, स्पेस में तो नहीं जाएगा, ये एटमोस्फियर में जाकर के रुक जाएगा। वहां पे रुक करके, वहां पे पहले से एटमोस्फियर में क्लाउड होंगे, ऐसे डेंस क्लाउड होंगे जिनमें वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होगा, ये उनसे जाकर के मिल जाएगा। अब बात क्या है ना, ये 3 ऑक्साइड का, ये जो 3 गैस के नाम हमें दिख रहे हैं, ये वाटर के साथ तुरंत में मिक्स हो जाते हैं, ये डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। इवन दो ये गैस है, ये वाटर के साथ डिजोल्व होकर के एसिड फॉर्म करेंगे। जैसे CO2 का तो हमें एग्जाम्पल पता है, हम देखते भी है, जो हमारा सोडा होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है पेप्सी, लिम्का, उसमें CO2 ही तो रहता है।
CO2 गैस को ही तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हाई प्रेशर में डाल करके, और हमें कार्बोनिक एसिड मिलता है, हम वही तो पीते हैं। तो उसी तरह से ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों भी वाटर कंटेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे और ये डाइल्यूट एसिड बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट रहेगा, स्लाइटली एसिडिक होगा, अराउंड 5 to 6 रेंज होगा, पर एसिडिक होगा, और ये मिक्स हो जाएगा और फाइनली जब रेन होगा उसका पीएच कम होगा। रेगुलर रेन से कंपेयर टू रेगुलर रेन द पीएच विल बी रिड्यूस्ड। ये होगा एसिड रेन। और एसिड रेन हमने अभी देखा उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सभी को समझ में आया एसिड रेन कैसे फॉर्म होता है। मेन कारण एसिड रेन फॉर्म होने का पोल्यूशन ही है, एयर पोल्यूशन, स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, जो व्हीकुलर पोल्यूशन होता है। एवरीवन, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके ओके। अभी जिन एरिया में एसिड रेन होता है, जो एरियाज एसोसिएटेड होता है इंडस्ट्री से और जहां पे एसिड रेन होता है, वहां पे जो हमारे लाइकेन है, जो हम देखे थे जिससे लिटमस बनता है, वो ग्रो नहीं होंगे। लाइकेन जो है वो एक्सट्रीमली एक्सीलेंट इंडिकेटर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के। लाइकेन सेंसिटिव होते हैं, वो ऐसी जगह ग्रो ही नहीं होंगे जहां पे पोल्यूशन होगा। तो लाइकेन्स दे आर अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये भी एक पॉइंट है, ध्यान में रखना। ओके अभी यहाँ पे पीएच स्केल का फोटो बना हुआ है। पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो हमें बताएगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, वेदर अवर एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, या फिर वो हमारा सैंपल जो है वो न्यूट्रल है। तो पीएच हमने देखा 0 to 14 का स्केल होता है। 0 to 7 जो नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एसिड को। जैसे जैसे नंबर कम होंगे वैसे वैसे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये सॉल्यूशन है, इसका पीएच 2 है या फिर 1 है, तो मैं बोलूंगी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का रेंज होता है फ्रॉम 0 to 2। ओके, वीक एसिड जो होते हैं उनके रेंज होते हैं 6 फ्रॉम 7 to 5। ये सब वीक एसिड होंगे। वैसे ही हम आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में। अगर नंबर ज्यादा होगा, अगर रेंज होगा 14 to 12 के बीच में, तो हमारा जो बेस होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। उससे कम होगा तो वीक बेस हो जाएगा। अब ये जो पीएच है, जो हम बोल रहे हैं पीएच 1 to 14, ये आया कहाँ से? ये नंबर किस चीज को मेजर करता है एग्जैक्टली? तो जब हम किसी भी एसिड को वाटर में इंट्रोड्यूस कराएंगे, या फिर किसी भी बेस को, एसिड या बेस को अगर हम वाटर में इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो क्या होगा? वो डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, ये जो डिसोसिएट वाला, पर इतना समझ लो उसका जो हाइड्रोजन आयन है वो अलग हो जाएगा। अभी आयन क्या होता है ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। आयन होते हैं चार्ज स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज हो उनको हम आयन बोलेंगे। अब आयन जो है अगर वो पॉजिटिव है तो फिर वो कटायन होंगे, और नेगेटिव है तो वो अनायन बन जाएंगे। करेक्ट? तो पीएच जो है वो कैलकुलेट करेगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन। अभी एसिड जो है वो हमेशा H प्लस आयन रिलीज करता है। जितना ज्यादा H प्लस आयन वो रिलीज करेगा वो उतना एसिडिक होगा और पीएच उतना कम होगा। वेरस बेस जो है, बेस के लिए हम मेजर करेंगे पीओएच। वो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, पीएच एंड पीओएच के बीच में। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करके हम बेस का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वो इक्वेशन वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं, वो 11th 12th के बच्चों के लिए होता है। हाँ, यहाँ पे कुछ कॉमनली यूज्ड केमिकल्स या फिर सब्सटेंस हम बोलेंगे, उनका एसिडिटी दिया हुआ है। तो वाटर का पीएच यहाँ पे डाला है 7, अराउंड 7 होता है प्योर वाटर का पीएच। सी वाटर बेसिक हो जाएगा, फिर बेकिंग सोडा 9 आता है। अगर हम देखें तो ब्लीच जो है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हम देख रहे हैं ब्लीचिंग एक्शन भी हम देखते हैं कितना वाइगरस एक्शन देता है ब्लीच। वेरएज हम एसिड के साइड जाएं तो स्लाइटली एसिडिक में कॉफी आ जाएगा, फिर वीक एसिड में टमेटो
ऑरेंज जूस, विनेगर। विनेगर एक वीक एसिड में क्लासिफाई किया जाता है। स्टमक एसिड और बैटरी एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कोई बता सकता है हमारे स्टमक में कौन सी एसिड होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है? स्टमक के अंदर एसिड भरा हुआ होता है। करेक्ट, HCl। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में HCl विथ pH 1 प्रेजेंट है। pH 1 का जो एसिड होगा अगर वो हमारे हाथ में गिर जाएगा तो हमारा हाथ जल जाएगा। वी विल गेट सीवियर 3rd डिग्री बर्न्स फ्रॉम एसिड जिसका pH का रेंज इतना कम है। तो हमारे स्टमक में ऐसा क्या है कि वो डिजोल्व नहीं हो रहा है। HCl का जो pH है वो 1 है हमारे स्टमक में रेंज। इसमें हम अगर रेजर ब्लेड डालेंगे वो भी डिजोल्व हो जाएगा। तो हमारा स्टमक किस चीज से बना हुआ है कि वो डिजोल्व नहीं हो पाता। तो स्टमक में एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोजल लाइनिंग। वो pH रेजिस्टेंट होती है, उसमें एसिड का इफेक्ट नहीं होता। वो म्यूकोजल लाइनिंग ही हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्टमक को डिजोल्व होने से, हमारे खुद के एसिड में डिजोल्व होने से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ ये वाला पार्ट क्लियर है? ओके। हाँ, ये जो मैं डिसोसिएशन के बारे में बात कर रही थी, जब हम एसिड या फिर बेस को वाटर में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या होता है, जो उनका H प्लस होता है, जो भी एसिड होगा उसमें H प्लस होगा। करेक्ट, मैंने बताया था एसिड मतलब उसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन रहेगा ही। तो अगर हम एसिड को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में तो क्या होगा ना, उसका H प्लस जो कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाएगा और वो वाटर में फ्लो होने लगेगा, ऐसे अलग अलग हो जाएगा। यही कंटेंट को हम मेजर करते हैं पीएच मीटर के हेल्प से या फिर हमारे इंडिकेटर के हेल्प से, और हमें पता चल जाता है कि पीएच का रेंज क्या है। वेरएज बेस के केस में क्या होगा, OH माइनस आयन है वो अटैच होते हैं बेस में। वाटर में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होना मतलब अलग होना, वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये डिसोसिएशन वाला पार्ट ये था। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम थोड़ा सा केमिकल्स में आ जाएंगे। तो अभी हम बहुत ही कॉमन एसिड्स के बारे में सुनेंगे जो कि केमिकल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। उसमें कौन कौन से अनायन यूज हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो अभी हमें अनायन में क्या देखना है, हमें अनायन में जो -2 ये सब दिख रहा है हमें वो देखना है। देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन का अनायन में चार्ज 1 है, -1 का चार्ज है। कार्बोनेट, ये जो CO3 है इसे हम कार्बोनेट बोलेंगे। याद रखो ये बायो में भी काम आएगा, कार्बोनेट और बायकार्बोनेट। कार्बोनेट जो है वो CO3 होता है। ये जो पूरा यूनिट है CO3, इस पूरे यूनिट के ऊपर चार्ज है -2 का। करेक्ट, ये याद रखना, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज पूरे यूनिट पे -2 का चार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए जब ये अनायन कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाएगा तो ये ऐसे चीज से कंबाइन होगा जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। ये जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर 2 है ना, ये चार्ज हट जाए। तो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो ले सकता है ये वाला, लेकिन एक हाइड्रोजन सिर्फ एक ही चार्ज लेगा, ये दोनों भी चार्ज नहीं लेने वाले। इसीलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है। जो H2 दिख रहा है, समझ रहे हो ये H2 क्यों यूज हुआ है यहाँ पे, HCO3 क्यों नहीं हुआ। ये H2 यहाँ का 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए वो H2 यूज किया गया है। वेरएज यहाँ क्लोरीन के केस में देख लो, -1 ही चार्ज है, इसीलिए एक हाइड्रोजन यूज किया है। H2Cl नहीं होगा, यहाँ HCl होगा। समझ में आ रहा है ये HCl क्यों है, ये H2CO3 क्यों है। ओके, वैसे ही ये कार्बोनेट था, यहाँ पे बायकार्बोनेट का एग्जांपल दिया हुआ नहीं है, लेकिन बायकार्बोनेट में बता देती हूँ, वो HCO3 है। HCO3 का एक यूनिट होगा जिसमें चार्ज होगा -1 का, वो बायकार्बोनेट होगा। यहाँ पे नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइड, सल्फेट, ठीक है, ये सब बाकी ठीक है। इनके एसिड के नाम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। H2CO3 ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा गैस होता है उसको वाटर में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये एक एसिड रेन का कंपोनेंट है, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कंपोनेंट है, ये दोनों का भी कंपोनेंट है। HNO2 नाइट्रस एसिड है,
HNO3 नाइट्रिक एसिड। अभी देखो HCl, HNO3 और H2SO4, ये जो तीन एसिड है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तीनों भी, HCl, HNO3 और H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और वाइडली यूज्ड एसिड्स है। इनका केमिकल फॉर्मूला भी देख लो। एसिटिक एसिड हमारा विनेगर है, विनेगर को ही डाइल्यूट एसिटिक एसिड को ही हम विनेगर बोलते हैं। प्योर एसिटिक एसिड नहीं, हमें एसिटिक एसिड को डाइल्यूट करना होगा तो हमें विनेगर मिल जाएगा। ये विनेगर का फॉर्मूला हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब वाटर में इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, अभी हम रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि एसिड और बेस जो होते हैं वो मेटल से कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर हम आगे और भी देखेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए मेटल्स देख रहे हैं। तो क्या होगा, एसिड और मेटल अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो देंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस H2 है और वो गैस बन के लिबरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। बचेगा क्या, सॉल्ट। अभी ये जो सॉल्ट है यहाँ पे जो बनेगा सॉल्ट, वो हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट वाला सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट वो होता है जो अनायन अलोंग विथ मेटल, वो दोनों कंबाइन होने के बाद जो बनता है उसे हम सॉल्ट बोलते हैं। उसमें से एक सॉल्ट NaCl भी होता है जिसको हम कॉमन टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ओके, सेम रिएक्शन बेस के भी साथ होगा। बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे देखो, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने देखा HCl होता है, मैग्नीशियम Mg होगा। ये मैग्नीशियम क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अभी मैग्नीशियम क्लोराइड एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था, मैग्नीशियम का नंबर, एटॉमिक नंबर 12 है। इसका मतलब उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएगा और फाइनली थर्ड रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैग्नीशियम क्या चाहेगा, मैग्नीशियम चाहेगा कि वो अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, किसी और को दे दे और वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे क्या देखेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखेगा यहाँ पे क्लोरीन है, वो हाइड्रोजन को निकाल देगा, बोलेगा तू यहाँ से चला जा, और खुद क्लोरीन को ले लेगा। अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नीशियम देना चाहता है, लेकिन एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था, क्लोरीन का नंबर 17 होता है, 18 करने के लिए उसे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसीलिए एक और क्लोरीन आएगा। मैग्नीशियम के साथ हमेशा 2 क्लोरीन कंबाइन होते हैं, इसीलिए हमें मैग्नीशियम का ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम MgCl2 लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन 2 यूज हो रहा है। ओके, और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को यहाँ पे MgCl2 क्यों होगा, NaCl क्यों होता है और MgCl2 क्यों होता है? ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एवरीवन समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अभी एक बेस के साथ एग्जांपल है, हमें बैलेंस वगैरह नहीं करना है रिएक्शन, तो वो सब मत देखो। यहाँ पे बेस का एग्जांपल हम देख रहे हैं, मेटल, एल्यूमिनियम एक मेटल है Al। बेस हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बहुत ही कॉमन बेस है। हाइड्रोक्साइड ये वर्ड जो कहीं पे भी आएगा ना, समझ लेना वो बेस है। चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो, वो बेस होते हैं। OH, ये OH जो दिख रहा है ना, वो बेस रिप्रेजेंट करता है। तो अभी क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस अलोंग विथ एल्यूमिनियम कंबाइन होकर एक सॉल्ट देगा जिसे हम सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। फॉर्मूला मत देखो, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। सोडियम एल्यूमिनेट के साथ लिबरेट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। एट द मोस्ट क्वेश्चन में वो लोग ये पूछ सकते हैं कि कौन सा गैस लिबरेट होता है जब मेटल और बेस रिएक्ट करते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, ये तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल हो गया। अभी क्या होगा, मेटल कार्बोनेट के साथ हम देखेंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखेंगे रिएक्शन एसिड का। तो अभी कार्बोनेट जैसे कि मैंने बताया CO3 अलोंग विथ 2 माइनस चार्ज, ये होता है कार्बोनेट। तो अब हमारा जो भी मेटल होगा उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कार्बोनेट कितना यूज करने वाले हैं या फिर मेटल कितना यूज करेंगे। जैसे अगर हम सोडियम यूज कर रहे हैं, सोडियम के ऊपर जो सोडियम है उसके ऊपर चार्ज हमेशा +1 होता है,
करेक्ट। सोडियम का नंबर 11 होता है, लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम +1 रहेगा। और कार्बोनेट -2 का चार्ज दिखाता है। तो कितने सोडियम लगेंगे कार्बोनेट के साथ कंपाउंड फॉर्म करने के लिए? एक सोडियम से काम चल जाएगा क्या? करेक्ट, 2 सोडियम लगेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा Na2CO3, इसीलिए Na2 लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी एसिड अलोंग विथ मेटल कार्बोनेट हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये ध्यान में रखो, एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सिर्फ मेटल के साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, अभी कार्बोनेट भी है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ है, कैल्शियम का नंबर 20 होता है। लास्ट में कैल्शियम का जो लास्ट वाला रिंग होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब कैल्शियम का वैलेंसी +2 है। करेक्ट, +2 है और कार्बोनेट का -2 है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और दोनों का एक एक ही मॉलिक्यूल लगेगा, इसीलिए Ca2 नहीं लग रहा है, हमें CaCO3 लग रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा। अगर हम उसको एसिड जो हमारा HCl है उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट क्या हो जाएगा? कैल्शियम अलोंग विथ क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड। वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है एवरीवन, यहां तक समझ में आया? ये रिएक्शन समझ रहे हैं ना आप लोग को? ओके ठीक है, यहाँ पे और 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट का है, जैसे मैंने बताया था Na2CO3 होगा, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, फॉर्म करेगा सॉल्ट वाटर CO2, ये 3 चीज फॉर्म करेगा। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट गलत लिखा है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आएगा नाम। ये NaCl हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट फॉर्म करेगा, Na और Cl, बचेगा क्या? H बचेगा, O बचेगा, ये दोनों कंबाइन होकर वाटर बना देंगे। और कार्बन अकेला तो नहीं निकलने वाला, कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ निकलेगा और ये लिबरेट हो जाएगा। कार्बोनेट को फिर से हमने दूसरे एसिड के साथ लिया है, H2SO4, इस एसिड को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा? NaSO4 बन जाएगा, Na2SO4, SO4 में फिर से 2- का चार्ज होता है, इसीलिए 2Na लग रहा है। और हमें रिजल्ट में वही मिलने वाला है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे हम कोई भी एसिड या कोई भी मेटल यूज कर ले। ठीक है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है, NaHCO3। और जैसे कि मैंने बताया था बाय कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये HCO3 होता है। HCO3 के ऊपर एक ही चार्ज होगा, इसीलिए Na एक ही लगा। NaHCO3 जो है, pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन का pH वैल्यू फ्रॉम 0 to 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर एसिड वीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहा तो वैल्यू कम से कम होगा और एसिड वीक रहा तो वैल्यू ज्यादा होगा, नियर अबाउट 7 रहेगा। 7 to 5, 5 to 7 के बीच का रेंज वीक एसिड का रेंज होता है। ठीक है, अभी ये जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका कॉमन नेम क्या है, किसी को पता है? साइन में अच्छा, वैसे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन में, अच्छा हाँ करेक्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3, बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होगा। करेक्ट, वॉशिंग सोडा सिर्फ कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा में बाइकार्बोनेट होगा। मैं साइन में बता दूंगी आपको। साइन वाला मैंने शायद इमेज डाला नहीं है, पर जिस साइड साइन का मुंह खुलता है ना वो साइड ग्रेटर होगा, वैसे देखना रहता है। ओके तो ये रिएक्शन क्लियर है, इसका बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं देखना है हमें, हमें बस देखना था कि प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट वाला है मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन, ये लास्ट है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड मतलब मेटल अलोंग विथ ऑक्सीजन। मेटल जैसे ये कॉपर है, Cu और O,
ठीक है, अभी Cu और O में दोनों एक एक क्यों लगा, क्योंकि कॉपर का चार्ज +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ये दोनों इसीलिए Cu और O लग रहा है, whereas Na2 लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज -2 है और सोडियम का +1 है, इसीलिए हमें 2 सोडियम लगेंगे काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड है, Pb जो है वो लेड का सिंबल होता है। इसके रिएक्शन हम एसिड के साथ देखेंगे, तो एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, सॉल्ट हो जाएगा CuCl2, ये रहा, बचेगा क्या, H बचेगा और O बचेगा, H और O एक साथ कंपाउंड बनाएंगे वाटर, जो कि लिक्विड रहेगा, इसी लिक्विड में डिजोल्व हमें सॉल्ट मिलेगा, इसीलिए एक Q जो है ना ये एक्वेयस है, एक्वेयस मतलब वाटर में डिजोल्व, S मतलब सॉलिड होता है, ठीक है, AQ एक्वेयस और L लिक्विड, एक्वेयस मतलब वाटर में डिजोल्व, ओके। वैसे ही सोडियम का HCl के साथ NaCl मिलेगा अलॉन्ग विथ वाटर मिलेगा। समझ गया ये रिएक्शन काफी इजी है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये फोटो एग्जाम्पल के लिए डाला गया है, MgO एक मेटल ऑक्साइड है, दूसरा कार्बोनिक एसिड दिया हुआ है, Mg और CO3 ये दोनों मिलके सॉल्ट बनाएंगे, बचेगा क्या, H2O। ठीक है, ये जो है ये लाइम होगा, सॉरी लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो एक मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम है और ऑक्साइड है CaO, ये इसको हम लाइम बोलते हैं। लाइम को यूज किया जाता है सॉइल का एसिडिटी कम करने के लिए, अगर एसिड हो सॉइल में तो लाइम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म कर देगा, कैल्शियम का सॉल्ट फॉर्म करेगा, करेक्ट, कैल्शियम का सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा, इसीलिए फार्मर्स यूज करते हैं लाइम को एसिडिटी कम करने के लिए सॉइल का। समझ में आ रहा है ना कैसे यूज करेंगे, जो सॉइल का एसिड होगा वो CaO से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, मेटल ऑक्साइड जो भी यूज करेंगे वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। एवरीवन समझ में आया सभी को? ये समरी, जो 3 तरह के हमने रिएक्शन देखे, एसिड का मेटल के साथ, एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ और एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, और उनके रिजल्ट क्या क्या आए हमें। ठीक है, अब एक पार्ट है, हमने एसिड और बेस का अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन देखा, पर उन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या रिएक्शन होता है, क्या होगा अगर हम एसिड और बेस दोनों को एक साथ रिएक्ट करवाएंगे, जैसे HCl और NaOH इन दोनों को एक साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हमेशा याद रखो एसिड अलोंग विथ बेस हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर अलोंग विथ हीट, हीट जो है वो इवॉल्व हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड विल रिएक्ट विथ बेस to give salt along with water। सभी को समझ में आया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किससे बोलेंगे, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है और हमें प्रोडक्ट में दे रहा है सॉल्ट अलोंग विथ वाटर। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि मैंने बताया था NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही विगरसली रिएक्ट करेंगे। देखो सामने प्रोडक्ट हमें दिख रहा है Na और Cl, NaCl सॉल्ट दे देगा और H, 2H है, H2 और O, H2O दे देगा अलोंग विथ हीट, हीट जो है वो इवॉल्व हो जाएगा, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सभी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर हो गया, एसिड और बेस का रिएक्शन जो कि हमें सॉल्ट और वाटर देता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम बोलेंगे। ठीक है, अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, जो हमने देखा एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, ये रिएक्शन हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं जब हमें इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन मतलब या फिर हार्ट बर्न जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है हमारे स्टमक का जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि हमने बोला था स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट कभी कभी ज्यादा हो जाता है
और इसी एसिड का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से हमारे इसोफेगस में बर्न होने लगता है। एक बर्न होता है जिसको हम हार्ट बर्न या फिर इनडाइजेशन कहते हैं। इसका एड भी आता है, वो इनो वगैरह का जो एड आता है ना, वो इसी के लिए आता है। तो इसको कम कैसे किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो एक काम हम कर सकते हैं, ये एसिड है, बेस डाल सकते हैं इसमें, और बेस डाल के एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। करेक्ट? तो इसीलिए जो इनो होता है वो हमारा बेसिक सब्सटेंस होता है, वो हम डालेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो जो एसिड है वो बेस से रिएक्ट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देंगे। तो ये इनडाइजेशन हमारा क्योर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? ये जो हम खाते हैं, जो इनो हो गया या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक चीज होता है, या फिर बटर, बटर में ब्यूटरिक एसिड होता है। हाँ, इसको हम एंटा एसिड बोलते हैं। एंटा एसिड मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एसिड को कैंसल करते हैं। ठीक है, तो ये था एक एप्लीकेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एक और एप्लीकेशन है एंट बाइट का। जब हमें एंट काटता है तो एंट के काटने की वजह से हमें खुजली होती है, तो वो इचिंग जो हो रही है वो क्यों होती है? क्योंकि एंट के जो बाइट है उसमें एक एसिड होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला अगर तुम लोग पूछोगे तो वो होगा HCHO। ठीक है, HCHO, इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये कार्बन कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो ये वापस आने वाला है, तो उसका स्ट्रक्चर भी आ जाएगा उसमें। तो एंट के बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है, जब हमें वो काटते हैं तो ये हमारे स्किन में आ जाता है और इचिंग कॉज करता है। इसीलिए जब वो बड़ा वाला एंट होता है ना, उसके काटने से बहुत प्रॉब्लम होता है। छोटे वाले तो ठीक है, बड़े वाले एंट जब काटते हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी बेस बेस हो अगर पास में, बेकिंग सोडा वगैरह, तो वो रब कर लेना चाहिए एंट बाइट में। तो बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, कैलामाइन सोल्यूशन वो होता है जिंक कार्बोनेट। करेक्ट, हाँ, जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, क्रीम आती है कैलामाइन की। तो ये एंट बाइट का क्योर हो गया, वंस अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एप्लीकेशन से। ठीक है, सॉइल ट्रीटमेंट। अभी सॉइल ट्रीटमेंट का एक पॉइंट हमने पहले भी देखा था, जब सॉइल की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी बढ़ जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स ऐड करते हैं ऐसी चीज, अगर एसिड है तो बेस ऐड करेंगे, और अगर सॉइल बेसिक है, सॉइल का बेसिसिटी ज्यादा हो गया, तो वो लोग एसिड ऐड कर देंगे। तो पहले हम एसिड का देख लेते हैं। सॉइल अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएगा, तो इससे नुकसान हो जाएगा फार्मर्स को। सो व्हाट दे डू, वो लोग बेस ऐड करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हमने देखा, लाइम ऐड किया जाता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ये दोनों के एडिशन से एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब मूविंग ऑन, अगर सॉइल हमारा बेसिक है, बेसिक सॉइल में क्या होगा, हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीकम्पोजिंग मैटर होता है, उसमें ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड, जो कि सॉइल के बेसिसिटी को काउंटर कर देंगे। तो ये सॉइल ट्रीटमेंट भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन है। और फाइनली फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, अगर जब हमारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट रिलीज होता है वाटर में, उसमें हाई अमाउंट ऑफ एसिड रहते हैं, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, वो एसिड को बेस डाल के न्यूट्रलाइज करना होगा और उसके बाद वाटर बॉडीज में रिलीज करना होगा एफ्लुएंट, ताकि वाटर का जो वाटर बॉडी है उसका पीएच कम ना हो जाए। तो ये था सभी एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? ऑलमोस्ट ये चैप्टर पूरा कवर हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी, वो जो साइन वाला प्रॉब्लम हो रहा था ना, उसके लिए एक स्लाइड में इंक्लूड कर दूंगी जिसमें वो रेंज साइन के साथ दिखा देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ ऐड करना है? एवरीवन? ओके, ओके, सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट टाइम मैं ये वाला चैप्टर कंक्लूड कर दूंगी, 5 मिनट लगेगा इसको खत्म करने में। उसके बाद वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके।